हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 24 जनवरी। 24 जनवरी के साथ साथ 23 जनवरी का भी द हिंदू एनालिसिस आज ही करेंगे। वैसे तो देखो, कल के न्यूज़पेपर में कोई बहुत खास आर्टिकल्स थे नहीं, कुछ एडिटोरियल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन कल हमारा एडिटोरियल और ये जो द हिंदू एनालिसिस है पब्लिश हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस। इसीलिए आज ही हम यहाँ पे द हिंदू एनालिसिस पब्लिश कर रहे हैं, 23 एंड 24 जनवरी दोनों का। ओके। और आज का जो बड़ा मुद्दा होने वाला है हमारे करंट अफेयर्स में, हमारे न्यूज एनालिसिस में, वो होने वाला है द ग्रेट इंडियन ले ऑफ फेस्टिवल। तो आप लोगों ने सुना होगा, हम अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे इस तरह की ग्रेट इंडियन सेल, ग्रेट फेस्टिवल सेल, इस तरह की चीजें आती है ना। लेकिन वैसा ही एक सेल आप समझ सकते हो, वो आई है ग्रेट इंडियन ले ऑफ की। यानी कि यही सारी बड़ी कंपनीज, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनीज ने बड़े सारे आईटी प्रोफेशनल्स, जिसमें काफी सारे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो बाहर के देशों में बेस्ड हैं, उन सबको फायर करना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ द अपकमिंग रिसेशन। तो ग्रेट इंडियन ले ऑफ फेस्टिवल इसको हम कह रहे हैं, बेसिकली ले ऑफ पे बेस्ड ये पूरा मामला है। इसी के साथ कई और सारे करंट अफेयर्स की बात करेंगे। पहली बात करेंगे हम ये ग्रेट इंडियन ले ऑफ फेस्टिवल की। इसके अलावा एक नोरू वायरस आया है, आफ्टर कोरोना वायरस एक नोरू वायरस आया है। ये क्या है, स्पेशली बच्चों को इम्पैक्ट करता है, क्या है एग्जैक्टली बात करेंगे। इसके साथ में बात करेंगे परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम रखे गए हैं, हमारे मोदी जी ने ये नाम रखे हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारा एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आईएनएस वागीर। इसकी बात करेंगे। कई सारे एडिटोरियल हैं जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में बात हुई है, गवर्नर के बारे में बात हुई है एंड सो ऑन। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज आप देखने वाले हो। शुरुआत करेंगे आज के इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की, लेकिन उससे पहले एक बिग अलर्ट आप लोगों के लिए कि ओनली 124 डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। 28 मई को आपकी एग्जाम है और इस 28 मई के लिए आपको अभी से तैयार होना शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं पे भी कोई भी कसर छोड़ रहे हो तो प्लीज इस चीज को ध्यान दो कि ये मौका जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये हर किसी को नहीं मिलती, आपको मिली है, प्लीज उसकी कदर करो। एंड दूसरी बात, आपके कॉम्पिटिटर्स काफी तगड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, तो यू कैन नॉट टेक रेस्ट फॉर इवन अ मिनट। ओके, बढ़ते हैं आगे। और आपकी इसी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम आपके लिए एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो कि होने वाला है सिर्फ 23 रुपीज में, यूपीएससी 2023 इन जस्ट रुपीज 23। आप में से काफी लोगों ने तो इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं किया उन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि लक्ष्य प्रोग्राम जो है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, और ये जो लक्ष्य प्रोग्राम है, बेसिकली इसमें हम करंट अफेयर्स का टारगेटेड कवरेज करने वाले हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स, और डेली करंट अफेयर्स क्विज भी रहेगी इसमें। साथ ही साथ ज्योग्राफी मैपिंग सेशंस वगैरह भी रहेंगे। एंड अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया है लेकिन आपके दोस्तों ने नहीं किया है, तो देखो, सबका भला करो, सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको इस तरह की किसी चीज की जरूरत है, या फिर कोई को एस्पिरेंट है, उनके साथ जरूर शेयर करना, अपनी लाइब्रेरीज में जरूर शेयर करना। ओके। अगर जानना चाहते हो इसके बारे में ज्यादा कुछ, तो यहाँ ऊपर वीडियो लिंक आ रही होगी, उसको क्लिक कर सकते हो, एंड कमेंट सेक्शन में इसकी परचेज लिंक भी मैं डाल दूंगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। पहला आज का जो आर्टिकल है, लेड ऑफ इंडियंस आईटी प्रोफेशनल्स फेस यूएस वीजा डेडलाइन। तो देखो, होता क्या है, इंडिया में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग, स्पेशली इंजीनियरिंग के काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अब्रॉड जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सभी में काफी सारी डिग्रीज वगैरह अचीव करने के बाद ये लोग जाते हैं अब्रॉड। ठीक है, यूएस, स्पेशली में यूएसए में जाते हैं, और यहाँ पे एमएनसीज इनको लेकर जाती है, मल्टीनेशनल कंपनीज इनको लेकर जाती है, और यहाँ पे ये लोग जॉब करते हैं यूएसए में, एंड दे सेंड रेमिटेंस टू इंडिया। ओके। और ये लोग जब वहां रहते हैं तो ये इंडिया का डायस्पोरा बन जाते हैं। डायस्पोरा मतलब जो इंडियन ओरिजिन से हैं लेकिन इंडिया में नहीं रह रहे। ठीक है, तो ये लोग डायस्पोरा बन जाते हैं। अब ये लोग जो है, यहाँ पे कई सारे इंडियन आईटी प्रोफेशनल हैं जो कि ले ऑफ कर दिए गए हैं बाय दीज बिग टेक कंपनीज। तो यहाँ पे लगभग थाउजेंड्स ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को ले ऑफ कर दिया गया है यूएस में। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? ले ऑफ का मतलब होता है फायर करना, किसी कंपनी से टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे फायर कर देना, मे बी बिकॉज ऑफ द रिसेशन, मे बी बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंजेस, जो भी। ठीक है, रीजंस कई सारे हो सकते हैं। तो अभी जो है ये ग्लोबल
ले ऑफ देखने को मिल रहा है। एक तो रीजन हो सकता है रिसेशन, आने वाला रिसेशन जो है, दूसरा कॉस्ट कटिंग के लिए भी जो एम्प्लॉयज हैं उनको ले ऑफ किया जाता है, फायर कर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा आप देख रहे हो कि जो डिपेंडेंस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वो बढ़ती चढ़ती रहती है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे ये सब हो रहा है। ठीक है, अभी देखो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आउटलुक जो है वो इंडियन डायस्पोरा पे पड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया से कई सारे आईटी प्रोफेशनल्स इन बड़ी कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इन जैसी कंपनीज में काम करते थे यूएस में। और ये जो काम करते थे यहाँ पे इनको कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वीजाज अलॉटेड थे, जैसे H1B वीजा है, L1 वीजा है, ये इनको मिले हुए थे। और ये सारे वीजाज जो है ना वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास कुछ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए यूएस में। ओके, तो उस पे बेस्ड ये वीजाज है। अब इनको एकदम इमीडिएट बेसिस पे ले ऑफ करवा दिया गया, फायर कर दिया गया। अब इनके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं, क्योंकि देखो H1B वीजा ये कहता है कि अगर आपको एम्प्लॉयर ने निकाल दिया है तो उसके 60 डेज, उसके बाद 60 डेज आपके पास होते हैं अपना कोई नई नौकरी ढूंढने के लिए यूएस में, सो दैट ये आपका H1B वीजा चलता रहे, एक्सपायर ना हो। लेकिन अगर आप 60 डेज में नहीं ढूंढ पाते हो अपनी नई नौकरी, तो विद इन 10 डेज आपको वहां से यूएस से जाना पड़ता है अपने देश, यानी कि इंडिया आना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी जो ले ऑफ हुआ है, इतनी सारी कंपनीज ने जो ले ऑफ किया है, ये 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है इन्होंने। और इन 2 लाख में से लगभग 30 to 40% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं। ठीक है, मेरे भी कई जान पहचान वाले हैं जो यूएस में है, कनाडा में है, इन एरियाज में है, और उनको यहाँ पे ले ऑफ कर दिया गया है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल ले ऑफ, जिसको आप कह सकते हो। तो H1B वीजा की अगर बात करें, H1B वीजा, L1 वीजा, ये सब यूएसए के वीजाज हैं। ओके, H1B वीजा क्या है? एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जिसको यूएस की कंपनीज यहाँ पे यूज करती हैं अपने देश में, अपनी कंपनीज में किसी फॉरेन वर्कर को एम्प्लॉय करने के लिए स्पेशल ऑक्यूपेशन में। और इन इन ऑक्यूपेशन में जो भी पर्सन एम्प्लॉय होगा उसके पास कुछ स्पेशल टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये डिपेंड करती हैं इन थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज पे हर साल, और इन्हीं के कारण इनका सारा कंपनी का काम धाम चल रहा है। ठीक है, L1A और L1B वीजाज भी हैं जो कि बेसिकली टेम्पररी इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज के लिए होते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशंस पे काम करते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि इतने सारे आईटी प्रोफेशनल्स, देखो वैसे तो ये इंडिया की स्ट्रेंथ है कि हमारे इतने स्ट्रांग हमारा ह्यूमन कैपिटल है, हमारे इतने अच्छे, इतने एक्सपर्टीज वाले आईटी प्रोफेशनल्स इंडिया में हैं जो बाहर इतना अच्छा काम सर्व कर रहे हैं। लेकिन इनको ये जो बड़ी प्रॉब्लम है ना कि कभी भी इनको ले ऑफ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। क्योंकि देखो एक तो इनको केटर करना, दूसरा फिर जो रेमिटेंस आ रहा था वो भी रुक गया, तो ये सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं। और यहाँ पे देखने को मिला है कि ये जो H1B और L1 वीजा हैं ये भी इनके खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और ऐसे रिसेशन के टाइम में दूसरी जॉब ढूंढना विद इन 60 डेज इज अ टफ थिंग अगेन। और इसके चक्कर में जो लोग वहां पे अपनी फैमिलीज के साथ गए हैं, या फिर जो भी लोग अपना काम वहां पे चला रहे हैं, उन सबके लिए फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि काफी डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं फैमिलीज के लिए। कई सारे लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज वहां पे बेचनी पड़ रही है, बच्चों के एजुकेशन में डिस्ट्रप्शन आ रहा है। ओके, और ये जो H1B वर्कर्स हैं ये अपना जो टर्मिनेशन डेट है इसको एक्सटेंड भी नहीं करा पा रहे। इन्होंने रिक्वेस्ट जरूर करी अपने एम्प्लॉयर से कि आप हमें थोड़ा टाइम और दो, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। इसी में एक ऑर्गेनाइजेशन है फिट्स। ठीक है, ये फिट्स का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर इंडियन एंड इंडियन डायस्पोरन स्टडीज। ओके, ये फिट्स बेसिकली कम्युनिटी वाइड एफर्ट जारी कर रही है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि यहाँ पे यूएसए में जॉब सीकर्स हैं और जो जॉब गिवर्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ ये L1 वीजा, H1B वीजा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ये जो दो टाइप के वीजाज हैं, H1B, L1, L2, ये सारे जो वीजाज होते हैं ये सारे नॉन इमिग्रेंट वीजाज हैं। ठीक है, नॉन इमिग्रेंट वीजाज है, मतलब आप ऐसा नहीं कि बस नहीं चले गए हो सामने वाली कंट्री में। ठीक है, इमिग्रेंट वीजा होते हैं जो आप बसने ही चले गए हो, यहाँ पे आप बसने नहीं गए हो। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ काम करने गए हो। तो L1B वीजा, L1 वीजा जो होता है ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीजा होता है, यानी कि एक ही कंपनी, कोई एमएनसी है, मान लो टीसीएस है, टीसीएस ने आपको यहाँ पे जॉब दी इंडिया में, और आप इसी कंपनी में, टीसीएस में ही अब आपको भेजा गया यूएस में कि आपकी जरूरत ज्यादा यूएस में है। तो ये क्या हुआ, इंट्रा कंपनी, एक ही कंपनी में आप ट्रांसफर करा इंडिया से यूएस, दिस कम्स अंडर L1 वीजा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि यूएस में आप किसी फॉरेन वर्कर को बुला सकते हो जिसने अपनी कॉम्पिटेंसी पहले से ही डेमोन्स्ट्रेट की हुई है इन एनी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ओके, और इसके साथ ये जो है ये मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन्ड वीजा है जो इंडिविजुअल्स इंडिया में
एमएनसीज में काम कर रहे हैं और बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो L1 वीजा के अंतर्गत जा रहे हैं। इसी के साथ L1 के जैसे H1B वीजा भी है जो नॉन इमिग्रेंट वीजा है अगेन, इसमें भी फॉरेन वर्कर्स को बुलाया जाता है यूएस में काम करने के लिए किसी कंपनी में, उनके थ्योरेटिकल और टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे। तो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, इन सारी फील्ड से ये सारे लोग हो सकते हैं। इसके अलावा H1B और L1 में डिफरेंस क्या है? H1B वीजा एमएनसीज तक लिमिटेड नहीं है। इसमें कोई भी यूएस का एम्प्लॉयर, चाहे एमएनसी ना भी हो, कोई छोटी कंपनी बड़ी कंपनी जो भी हो, वो यूएस का एम्प्लॉयर किसी भी फॉरेन पर्सन को, फॉरेन प्रोफेशनल को अपने देश में यूएस में बुला सकता है काम करने के लिए। L1 वीजा जो है सिर्फ एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए है। H1B वीजा में कुछ डिग्री की जरूरत होती है, L1 में कोई ऐसी स्पेसिफिक डिग्री नहीं है। H1B वीजा रेगुलर बेसिस पे अगर आप साल में देखोगे तो लगभग 65,000 टू 85,000 वीजास जाते हैं एक साल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे L1 वीजास की कोई लिमिट नहीं है, ओके। इसके अलावा आप देखते हो H1B वीजा जो है ये प्रिवेलिंग वेज या एक्चुअल वेज पे रहते हैं। इसमें L1 वीजा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 6 साल के लिए होते हैं, ये 7 साल के लिए होते हैं। यहाँ पे आपको अपना डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास यहाँ का डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है वो हमारे इस टेक्निकल एक्सपर्टीज को फुलफिल नहीं कर पा रही, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही, इसलिए हम बाहर से लोग बुला रहे हैं अपने देश में काम करने के लिए। H1B में आपको ऐसा करना पड़ता है, L1 में आपको नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज, यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू काम कर सकते हो। यहाँ पे जो है L1 में जैसे स्पाउस आपको आना है, मतलब मान लो ये एक पर्सन है जो जाता है यूएस में और यूएस में काम करने गया है, इसकी वाइफ जो है वो भी यूएस आना चाहती है और यूएस में जॉब करना चाहती है क्योंकि इसका हस्बैंड जो है वो यूएस में है। तो ये जो वाइफ है ना वो L2 वीजा के लिए अप्लाई करेगी, ओके। समझ गए? बढ़ते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट इशू जो है दैट इज 21 अंडमान आइलैंड्स नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। तो परमवीर चक्र, सबसे पहली चीज समझो, ये एक गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड यानी कि बहादुरी का अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड्स दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं वॉर टाइम वाले अवार्ड्स, जब हमारे देश में कुछ युद्ध हो रहा था, वॉर हो रही थी, उस टाइम पे जिन लोगों ने अपनी बहुत गैलेंट्री दिखाई थी उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और दूसरा होता है पीस टाइम अवार्ड, जिन्होंने पीस टाइम पे कुछ ना कुछ गैलेंट्री दिखाई है। ये सारी अवार्ड्स जो दिए गए ये कल दिए गए, यानी कि 23 जनवरी को दिए गए। 23 जनवरी इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ओके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे ये जो गैलेंट्री अवार्ड ये दिए गए। अच्छा, इन्हीं की 126th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और क्योंकि हमारे 75 ईयर्स भी हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस बर्थडे से लेकर हम पहले भी हमने ये सोचा था, डिसाइड किया था हमारी गवर्नमेंट ने कि हम इनके बर्थडे को बोलेंगे पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस पे ये गैलेंट्री अवार्ड्स, परमवीर चक्र अवार्ड जो है वो दिया गया है अवार्डीज को। तो हाँ, यहाँ पे 21 अवार्डीज रहे हैं परमवीर चक्र के, ओके। और इन्हीं 21 अवार्डीज के नाम पे आपने देखा होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नाम दिया गया है। देखो इससे पहले भी क्या हुआ था, अंडमान एंड निकोबार इज क्लोजली रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस जी, ओके। अभी कैसे रिलेटेड है आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। अंडमान एंड निकोबार सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कैसे कनेक्टेड है? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनके आजाद हिंद फोर्स से भी, ओके। तो देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है, इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के कुछ आइलैंड्स को पिछले टाइम पे भी नाम दिया गया था, ठीक है। और उसमें से एक का नाम रखा गया था नेताजी आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड। और अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही जो 21 आइलैंड्स थे जो अननेम्ड थे, स्पेशली अंडमान में, उन सभी का नाम दे दिया गया और इन 21 अवार्डीज के नाम पे ही ये नाम दिया गया है। इन अवार्डीज में विक्रम बत्रा भी हैं, जिनके ऊपर अभी मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने देखी होगी, वो शेरशाह मूवी जो बनी थी वो विक्रम बत्रा के ऊपर ही बनी थी। तो उनमें से इन 21 में विक्रम बत्रा भी एक है। दिखाती हूँ अभी सारे आपको नाम एक एक करके। तो देखो ये है अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। और अंडमान आइलैंड्स में आप देख रहे हो ये योगेंद्र द्वीप, जादूनाथ द्वीप, शैतान सिंह द्वीप, अल्बर्ट एक्का, होशियार, बाना, करम सिंह, मनोज पांडे द्वीप, सोमनाथ द्वीप, पीरू द्वीप, सेंखो द्वीप, परमेश्वरन द्वीप, जोगिंदर द्वीप, सलारिया द्वीप, विक्रम बत्रा, संजय द्वीप एंड राणे द्वीप, ठीक है। ये सारे अलग अलग नाम रखे गए हैं आइलैंड्स के। और देखो ये कई कई सारे मीम्स ऐसे चल रहे हैं कि अब भाई यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तो बैंड बज जाएगी क्योंकि इन सबको नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ जमाने आ गया। तो देखो ऐसा कुछ नहीं आएगा, इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि इतने सारे, इतने क्लोजली लोकेटेड ये आइलैंड्स हैं, तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। अच्छा देखो इनको बस एक बार चेकआउट कर लेना, कभी आया भी तो एकदम ऊपर वाला और एकदम नीचे वाले का पूछा जा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
तो देखो, ये अंडमान एंड निकोबार का एक मैप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, थोड़ा सा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सारे जो है ये अंडमान आइलैंड हैं जो ऊपर वाले हैं, और जो ये नीचे वाले हैं ये है निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड में 4 आइलैंड्स आते हैं। एक आता है नॉर्थ अंडमान, फिर आता है मिडिल अंडमान, फिर आता है यहाँ पे लोअर अंडमान, और फिर आता है ये लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ, मिडिल, लोअर और उसके बाद लिटिल अंडमान। जो पोर्ट ब्लेयर है इसका कैपिटल अंडमान निकोबार का, वो लोअर अंडमान पे आता है। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है सेंटिनल आइलैंड, ओके। यहाँ पे एक आप देखते हो ये जो पीक है ये है सैडल पीक। मिडिल अंडमान के पास में यहाँ पे एक वॉल्केनो आता है जो कि आज भी हमारे देश में इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ओके। और ये ऊपर वाली जो सी है उसका नाम है अंडमान सी, ओके। नाउ देखो, ये जो लिटिल अंडमान है और जो लोअर अंडमान है, इनके बीच में ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो 11 डिग्री नॉर्थ जो चैनल दिख रहा है, यहाँ पे एक डंकन पैसेज भी आता है, ठीक है। डंकन पैसेज इसको डिवाइड करता है। इसके अलावा अंडमान आइलैंड ये सारे और निकोबार आइलैंड्स के बीच में एक लैटिट्यूड गुजरता है जिसका नाम है 10 डिग्री नॉर्थ। ये 10 डिग्री नॉर्थ अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करता है, ओके। और जो ये अभी 21 आइलैंड है ना, वो अंडमान वाले आइलैंड है। 21 आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पे। ये सारे आइलैंड्स की नेमिंग हुई है यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने करी है। बात करें, अगर ये परमवीर चक्र की बात हो रही थी, तो यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स की भी बात कर लेते हैं। देखो, गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं ना, बेसिकली आप देखोगे 6 अवार्ड्स हैं, 3 हैं पीस टाइम वाले और 3 हैं वॉर टाइम वाले। अगर पहले वॉर टाइम वालों की बात करें तो ये सारे वॉर टाइम वाले अवार्ड्स हैं। जैसे आप देखो, परमवीर चक्र ये फर्स्ट हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड। उसके बाद आता है महावीर चक्र और उसके बाद आता है वीर चक्र, ठीक है। अगर हम पीस टाइम में बात करें तो ये सारे पीस टाइम वाले अवार्ड हैं। फर्स्ट वन इज अशोक चक्र, देन कम्स कीर्ति चक्र एंड देन कम्स शौर्य चक्र। तो अशोक, कीर्ति और शौर्य, ठीक है। यहाँ पे परमवीर, महावीर और वीर, ये याद रखना बहुत जरूरी है। पहले हमारे देश में ये वाले अवार्ड्स बने थे, वॉर टाइम अवार्ड्स, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। ये इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को बनाए गए थे ये तीनों अवार्ड्स, ठीक है। उसके बाद, अच्छा, ये जो 1950 से बनाए गए थे ना, लेकिन ये दिए जाएंगे 1947 से, ये डिसाइड हुआ था, ओके। इसके अलावा यहाँ पे ये भी डिसाइड हुआ कि जो 3 दूसरे गैलेंट्री अवार्ड्स जो पीस टाइम अवार्ड्स हैं, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3, ये 3 बनाए गए थे 1952 में। लेकिन इसमें ये भी डिसाइड किया गया कि इनको भी हम रेट्रोस्पेक्टिवली देंगे, यानी कि 1947 से लेकर जो भी लोग शहीद हुए हैं या जिन्होंने गैलेंट्री दिखाई है अपनी पीस टाइम में, उनको ये अवार्ड्स बाद में भी दिए जा सकते हैं 1952 के बाद भी, ओके। इनका नाम जो था बाद में चेंज कर दिया गया 1967 में, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया ये पीस टाइम अवार्ड्स का नाम, ओके। याद रखना ये बात। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। 2 स्टूडेंट्स इन केरला इन्फेक्टेड विथ नोरो वायरस। ये नोरो वायरस क्या है? अब देखो, कोविड इतनी मुश्किल से गया, ये नया आ गया नोरो वायरस। तो नोरो वायरस इन्फेक्शन केरला में 2 बच्चों में पाया गया है। ये नोरो वायरस जो है ये मोस्टली स्प्रेड करता है कंटैमिनेटेड फूड से, फूड एंड वाटर से ये फैलता है। और इसके सिम्टम्स में वॉमिटिंग, डायरिया, हेड एंड बॉडी एक, ये सब चीजें आती है, ठीक है। तो नोरो वायरस क्या है? नोरो वायरस कोविड जैसा कोई ऐसा रेस्पिरेटरी डिसीज वायरस नहीं है। ये जो है ये बेसिकली आपको गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस कॉज करता है। यानी कि जो पेट से रिलेटेड बीमारियां होती है ना, स्टमक से रिलेटेड बीमारियां, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये नोरो वायरस से कनेक्टेड है। तो ये नोरो वायरस इज रिलेटेड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस। नोरो वायरस एक बग है, एक वायरस है, रोटा वायरस जैसा, जैसे डायरिया कॉजिंग रोटा वायरस होता है वैसे ही नोरो वायरस है। ये जो नोरो वायरस है ये मोस्ट कॉमन पैथोजन है जिसके कारण इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेज होते हैं। आप देखते हो पेट में जलन होना, इंटेस्टाइन में जलन होना, ठीक है। आप लूज मोशंस जैसी चीजें होना, डायरिया जैसी चीजें होना, वॉमिटिंग जैसी चीजें होना, ये सब जो होती हैं दे आर बिकॉज ऑफ दिस नोरो वायरस, ओके। बढ़ते हैं आगे। तो नोरो वायरस को और डिटेल में जाने तो ये जो है बेसिकली ऐसे एरियाज में आते हैं जो ऑलरेडी क्रैम्ड स्पेसेस हैं, ठीक है। जैसे क्रूज हो गया, शिप हो गया, डॉर्मिटरीज हो गई, नर्सिंग होम्स हो गए, यहाँ पे जनरली ये नोरो वायरस ज्यादा फैलता है। स्प्रेड इसका होता है कंटेमिनेटेड फूड, वाटर एंड सरफेस के थ्रू। तो इसीलिए प्रिवेंशन यही है कि आप बार बार अपने हाथ धोते रहो, ठीक है। और साथ में इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है कि इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इन्फेक्शन ट्रेंड की बात करें तो मोस्ट कॉमन वायरस है जिसके कारण गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीजेज हो रहे हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चों की डेथ होती है हर साल डायरिया के कारण, और ये डायरिया कॉज करने वाला वन ऑफ द वायरस ये नोरो वायरस भी है, ओके। ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो, यहाँ पे 2 से 3 दिन में तो खुद से ही चला जाता है ये,
ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये खुद से ही रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन वो लोग जो ओल्ड हैं, ओल्डर एज में हैं, या फिर माल नरिश्ड हैं, या फिर बहुत ही छोटे बच्चे हैं, इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इनके लिए ज़्यादा आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। सिम्टम्स क्या है? डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन्स, ये सारे जो है ये सारे सिम्टम्स हैं नोरो वायरस के। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। आईएनएस वागीर फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन कमीशन। तो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा आर्टिकल है। आईएनएस वागीर जो है हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। सबमरीन जानते हो ना, ऐसे देखो, ये ऐसी पानी के अंदर चलती है, ये पानी है और पानी के अंदर ये बीच में ऐसे सबमरीन चलती है और अटैक करती है जाके दुश्मन पे चुपचाप से। ओके, तो ये सबमरीन होती है और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हमारे देश में बन रही है। 6 सबमरीन ऐसी बन रही है जिनको हम कलवारी क्लास भी कहते हैं। ओके, तो देखो बेसिकली फिफ्थ सबमरीन है, आईएनएस वागीर इसका नाम है। ओके, और इसको लॉन्च किया गया है, कमीशन किया गया है। इसके बाद सिक्स्थ जो आएगी, छठी वाली जो आएगी, ये फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होने वाली है, सिक्स्थ वाली, जिसका नाम होने वाला है वागशीर। ठीक है, वागशीर। ये वागशीर जो है ये 2024 तक कमीशन हो जाएगी। अच्छा, ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ना, ये फ्रेंच ओरिजिन की है, यानी कि इंडिया बना रहा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट फ्रांस का भी है। अगर हम इन सबको देखें तो कुल मिला के हमारे पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन हो जाएंगी, और इसके अलावा 16 कन्वेंशनल सबमरीन के अलावा एक न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन हमारे पास हो जाएगी। ये 16 सबमरीन का अगर हम डिवीजन देखें तो एक तो हमारे पास रशिया की किलो क्लास सबमरीन है। ठीक है, रशिया की किलो क्लास सबमरीन है 7। इसके अलावा ये जो है हमारे पास, हमारी ये जो 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हो गई। ठीक है, इसके साथ में हमारे पास जर्मन एच डी डब्ल्यू सबमरीन्स भी हैं। ओके, ये 4 है हमारे पास। तो रशिया की किलो क्लास सबमरीन 7 है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन 5 हो गई हैं, अगर वाक्शीर भी ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएंगी, और जर्मन क्लास एच डी डब्ल्यू सबमरीन है हमारे पास 4। इसके अलावा न्यूक्लियर सबमरीन एक ही है जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन सीधे आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफेंस से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और ये जो हमारी जो नेवी है वो इसी चीज में फोकस कर रही है कि कैसे हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें, और इसीलिए हम ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी हम बना रहे हैं। ओके, तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आईएनएस वागीर जो है ये फिफ्थ सबमरीन है हमारी, फर्स्ट बैच ऑफ 6 कलवारी क्लास सबमरीन की। तो देखो यहाँ पे जो क्लास है ना, क्लास डिनोट करते हैं कि किस तरह की यहाँ पे सबमरीन होने वाली है। तो इसको स्कॉर्पियन क्लास भी कहा जा रहा है और कलवारी क्लास भी कहा जा रहा है। स्कॉर्पियन तो इसका टाइप है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, और कलवारी जो है इसका नाम कलवारी इसलिए रखा गया क्योंकि जो छह सबमरीन इसमें बननी है, इसमें पहली सबमरीन कलवारी थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास, और यहाँ पे फ्रेंच नेवल डिफेंस ने हमारी मदद की है मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इसको बनाने के लिए। आईएनएस वागीर जो है ये इसको हम बेसिकली, ये हमारी नेवी में सर्व कर चुकी है। ठीक है, 1973 से 2001 के बीच में एक पहले हमारी सबमरीन रही है। देखो हमारी नेवी एयरफोर्स वगैरह में एक ट्रेंड रहता है कि जो पुरानी हमारी ऑलरेडी कोई सर्व किया हुआ इक्विपमेंट है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोई सबमरीन है, वो जब डीकमीशन हो गई तो उसी के नाम पे नई चीज लाई जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे आईएनएस वागीर ऑलरेडी हमारे पास थी एक सबमरीन जो 1973 से 2001 के बीच में थी, लेकिन अब जो है ये डीकमीशन हो चुकी है और अब हम नया आईएनएस वागीर लेकर आ रहे हैं। कलवारी क्लास सबमरीन्स की बात करूं तो ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें पहली सबमरीन जो बनी वो यहाँ पे आज भी नेवी के लिए यूज हो रही हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होने वाली है वागशीर। पहली थी आईएनएस कलवारी, फिर थी आईएनएस खंडेरी, फिर थी आईएनएस करांज, फिर थी वेला, उसके बाद अब आई है वागीर, और उसके बाद आएगी वागशीर। इसके नाम जरूर याद रखना, कलवारी, खंडेरी, करांज, वेला, वागीर और वाक्षीर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है हमारा एक एडिटोरियल है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, तो पॉलिटी से कनेक्ट कर सकते हो। देखो इसमें हमारे जो ऑथर हैं कहते हैं कि भाई देखो डेमोक्रेसी बहुत आज के टाइम पे डिजायर्ड चीज हो गई है। हर कोई यहाँ पे क्लेम करता है कि भाई हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री, हम तो ये हैं वो हैं इस तरह से। लेकिन डेमोक्रेसी आप देखोगे तो वेस्टर्न क्रिएशन रहा है ना। वेस्टर्न क्रिएशन, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से हमने समझा कि भाई किस तरह से ये डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन हर सिविलाइजेशन आज भी देखो क्लेम करती है कि भाई हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डेमोक्रेसी है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, मल्टी पार्टी इलेक्शन के थ्रू देखने को मिलती है। लेकिन
कई सारी एडवांस डेमोक्रेसीज भी ऐसी हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक ये कुछ चीजें जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मल्टी पार्टी इलेक्शन, ये सब कंडक्ट ही नहीं करा है डेमोक्रेसी होने के बावजूद कई सालों तक। जैसे अगर यूएस की बात करें तो 1920s में भी इन्होंने 1920s में अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स को, विमेन को ये राइट ही नहीं था कि ये वोट कर सके। बहुत बाद में इनको ये राइट मिला। ब्रिटेन में विमेन को अलाउड नहीं था 1930s तक। फ्रांस में 1944 तक अलाउड नहीं था विमेन को। स्विट्जरलैंड में 1970s तक अलाउड नहीं था विमेन को पार्टिसिपेट करना वोटिंग में, पॉलिटिकल पार्टी प्रोसेसेस में। तो इंडिया में तो भाई जैसे ही हमारे देश में डेमोक्रेसी आई 1947 के बाद, वैसे ही हमने तुरंत बेसिस पे, इमीडिएट बेसिस पे हर किसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी दिया और मल्टी पार्टी सिस्टम भी हम लेकर आए। ओके, ना देखो हमारे देश में जो ये डेमोक्रेसी है, हमारे ही देश में नहीं, ओवरऑल भी कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। पहला होता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी कि आप पावर को डिवॉल्व करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। दूसरी चीज होती है वेलफेयर। वेलफेयर हर किसी का, चाहे कोई बहुत एलाइट पर्सन हो या कोई बहुत ही पावर्टी रिडन पर्सन हो। तीसरी चीज होती है प्रीमाइज, जो होता है वो होता है इक्वालिटी और इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो चार चीजें हैं, एक तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, दूसरा है वेलफेयर, तीसरा है इक्वालिटी और चौथा है इंडिविजुअलिटी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि आप देखते हो कई सारी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हुआ करती थी, इनको रिप्लेस किया गया और इसकी जगह लाया गया एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी और यहाँ पे एक ओपन मार्केट खोल दिया डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन आप देखते हो एक अनब्रेकेबल लिंकेज आपको देखने को मिलता है डिवोल्यूशन और कैपिटलिज्म के बीच में। कैपिटलिज्म ये बोलता है कि भाई जिसका जैसा मेरिट है उसको उस हिसाब से प्रॉफिट लेने की, प्रॉफिट कमाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट यहाँ पे हर चीज़ को रेगुलेट ना करें, मार्केट फोर्सेस को अपना काम करने दिया जाए। और इसी के कारण लैंड, लेबर मूवमेंट जो था यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई और बोला कि भाई इक्वालिटी इवॉल्व होगी। ठीक है, अब यहाँ से फ्री मार्केट की भी बात की गई, फ्री लेबर की भी बात की गई, लेकिन देखा गया कि भाई इसी के चक्कर में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम आया था, बोलता था कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए, सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इसी कैपिटलिस्ट सिस्टम के चक्कर में इनइक्वालिटी और बढ़ती गई। ठीक है, और ह्यूमन हिस्ट्री ने बताया है कि भाई देखो ये जो इक्वालिटी है इसकी कोशिश हर किसी ने की है, चाहे रिलीजन में भी देखोगे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, सबने कोशिश की है इस सोशल इक्वालिटी को लाने की। लेकिन अभी देखते हो आप, एक तो कैपिटलिज्म वाले की बात करी, दूसरा मार्क्सियन सोशलिज्म भी है। देखो समझना, कैपिटलिज्म क्या बोलता है? कैपिटलिज्म बोलता है कि भाई पहली चीज, कोई भी कंट्रोल मत करो। ठीक है, मार्केट फोर्सेस को अपना काम करने दो, डिमांड सप्लाई को अपना काम करने दो, और जितना प्रॉफिट आ सकता है उतना प्रॉफिट हर किसी को अर्न करने दो अपने मेरिट के बेसिस पे। तो कोई भी पर्सन अपने मेरिट के बेसिस पे, अपने दिमाग, अपने हार्डवर्क के बेसिस पे रिसोर्सेज अक्वायर करेगा। आप उसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का कोई काम मत करो, गवर्नमेंट जाके हर किसी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ना करे, गवर्नमेंट मसीहा ना बने, सब कुछ मार्केट खुद ही संभाल लेगा। ये है कैपिटलिज्म। दूसरा है हमारे पास मार्क्सियन सोशलिज्म। ओके, ये मार्क्सियन सोशलिज्म क्या कहता है? देखो ये सोशलिज्म कहता है कि भाई ऐसा है कि, तो मार्क्सियन सोशलिज्म ये कहता है कि भाई एक तो काम ये करो कि सबको यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कोई में मेरिट हो या ना हो, आपको हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर फोकस रखेगी, रेगुलेट करेगी, किसी को बहुत ज्यादा अर्न नहीं करने देगी, किसी को एकदम पावर्टी रिडन नहीं होने देगी। और तीसरा यहाँ पे ये काम किया जाएगा कि जो मेरिट बेस्ड पर्सन है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है तो उसका प्रॉफिट उससे लेकर उन लोगों को दिया जाएगा जो मेरिट नहीं है जिनमें, और जो नीडी है, जिनके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये देखो दोनों ही चीजें बात करती है इक्वालिटी की अपनी अपनी तरीके से। बहुत सारी आइडियोलॉजीज है जो इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन एक्चुअल में कोई भी आइडियोलॉजी पूरी तरह से एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बस रीशफलिंग होती है, कुछ कुछ रीशफलिंग हो जाती है हिरार्की की, कुछ कुछ यहाँ पे सोशल मोबिलिटी के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी एक इगैलिटेरियन सोसाइटी तो नहीं बन पाती। ओके, और यहाँ पे आप देखते हो कि ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी हो जाते हैं अगर आपको एक्चुअल में प्रॉपर इक्वालिटी चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर इक्वालिटी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाओ। इसके अलावा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। अगर चलो इलेक्शंस की बात करें तो क्या ये फ्री एंड फेयर हो सकते हैं? देखो एक चीज ये है कि इलेक्शंस में आपको वोटर्स के बीच में डिवीजन देखने को मिलता है। एक तरफ होते हैं मेजोरिटी वोटर्स, एक तरफ होते हैं माइनॉरिटी वोटर्स। ठीक है, 30 to 40% जो वोट्स आते हैं कोई भी पार्टी में,
अगर वो 30 to 40% वोट आ जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उस पार्टी को मेजोरिटी मिल जाती है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि एक पार्टी जिसको वोट्स बहुत सारे मिले लेकिन फिर भी वो मेजोरिटी वोट्स मिलने के बाद भी पार्टी वो जो है रूलिंग में नहीं आ पाती, गवर्नमेंट नहीं बना पाती। ऐसा क्यों? कि मान लो ये देखो, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 2। मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब आप देखते हो कि यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पार्टी 1 और पार्टी 2 है, दो पार्टीज है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि 60 वोट एक को मिले और 40 वोट्स दूसरे को मिले, ठीक है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर आप जाते हो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो 51 वोट्स किसी एक को मिले हैं, बाकी जो है 49 वोट्स किसी एक को मिले हैं। तो यहाँ पे इतने वोट्स मिलने के बाद भी, 40 और 49 वोट्स मिलने के बाद भी, इतने वोट्स मिलने के बाद भी कई बार पार्टी रूलिंग पार्टी में नहीं आ पाती ना। देखो अभी जो इलेक्शन आने वाले 2024 में भी, उसमें एक बड़ा इशू ये होने वाला है कि कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी इसको अफेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी में। फैमिली हो गया, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीजें जो है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स जो है, वो इसको कहीं ना कहीं रोड़ा बनेंगे। जैसे हमारे देश में अगर हम इंडिया की बात करें, तो हम अडल्ट फ्रेंचाइज तो हमने काफी पहले दे दिया, मल्टी पार्टी पीरियोडिक इलेक्शन भी दे दिए, लेकिन आज भी हमारे देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, कास्ट के बेसिस पे, सब कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे। अभी देखो, अब हमारे देश में एक अजगर कम्युनिटी बन गई है। अजगर कम्युनिटी कौन सी है? अहिर, जाट, गुर्जर, राजपूत वाली कास्ट हो गई, ठीक है। माई कम्युनिटी बन गई है, मुस्लिम एंड यादव वाली। तो बेसिकली वोट बैंक्स क्रिएट हो रहे हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सोचा था कि भाई ऐसा है, धीरे धीरे एजुकेशन आएगा, स्किल्स आएंगी, लोग अवेयर होंगे, तो मॉडर्न प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो मिडाइवल प्रिंसिपल हैं इनको छोड़ देंगे, जो मिडाइवल आइडेंटिटीज हैं उनको छोड़ देंगे, और मॉडर्न प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ेंगे। डेमोक्रेसी हमारी मैच्योर होगी। लेकिन हमने देखा कि हो उल्टा रहा है। हम आजकल इस डेमोक्रेसी को वीकन कर रहे हैं, और हम पुरानी जो हमारी बेस्ड आइडेंटिटीज है, ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज, उनको पकड़ के ही हम वोट कर रहे हैं। तो आज की डेट में भी ये बड़ा एक मेजर मुद्दा होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, विच इज रिगार्डिंग यस्टरडेज न्यूज़पेपर, चेंजिंग पॉलिटिक्स एंड इनकम्पैटिबल गवर्नर्स। तो देखो जो गवर्नर्स हैं, वो फिर से एक बार न्यूज में आ गए हैं, ठीक है। जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सभी जगह पे, दिल्ली में, इन सभी जगह जगह पे गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, ये टसल चल ही रही है, ठीक है। और देखने को मिल रहा है कि गवर्नर जो है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंट बन रहे हैं, ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन के भाई स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। और ये मेजरली देखा जा रहा है उन स्टेट्स में जहां पे रूलिंग पार्टी जो है वो अलग है देन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूलिंग पार्टी। ओके, ना अभी जो देखने को मिला कि स्टेट्स जहाँ पे रूलिंग पार्टी की जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके अगर यहाँ पे उसकी पार्टी नहीं है अगर स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट में, तो गवर्नर्स जो है बहुत अड़ंगे डाल रहे हैं ऐसे में, ठीक है। क्योंकि वो सेंटर और सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया, या दो पॉलिटिकल पार्टीज की झड़प हो गई। दूसरी चीज ये कि गवर्नर जो है अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने इंक्लाइन कर दिया यूनियन की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। इसके साथ थर्ड आप देखते हो कि डिसएग्रीमेंट जो है ये मीडिया में ओपनली स्पिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब देखते हो आप यहाँ पे कि इंडिया में जो ये गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की टसल चल रही है, ये तो अब ऐसी पे आ गई है कि इंडियन नेशनलिज्म और इस तरह की बातें होने लगी है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक जो पॉपुलिस्ट पोस्चरिंग हो रही है वो हो रही है ब्लेम गेम की, यानी कि ब्लेम्स ही डाले जा रहे हैं। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर ब्लेम्स डालते हैं, अरविंद केजरीवाल जो सीएम है वो गवर्नर के ऊपर ब्लेम डालते हैं। तो ये ब्लेम गेम चलता ही जाता है, नॉट जस्ट हियर, इन एवरी, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट जहाँ पे जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वो अलग है देन बीजेपी। ओके, तो देखो जनरली आप जब भी मेंस का आंसर लिखोगे ना, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लोगे नहीं, आप हमेशा कहोगे रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी एंड सो ऑन। ओके, तो हम देखते हैं कि जो ये स्टेट्स हैं, स्टेट्स को एक्चुअल पावर मिली आफ्टर हमारे 1980s, जब हमने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो मैनिफेस्ट हो रहा था। मतलब उससे पहले क्या था ना, कि जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी पहले तो, है ना, और ये कांग्रेस ही सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, और यही कांग्रेस स्टेट्स में भी थी। तो कोई मेजर यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं थी, मल्टी पार्टी सिस्टम था नहीं। 1980s के बाद दूसरी जो रीजनल पार्टीज थी वो भी आगे आने लगी, और उन्होंने कांग्रेस को हराना शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने को मिला एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, जहाँ पे नई पॉलिटिकल पार्टीज आई स्टेट्स में, और एक तरह से इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ, ज्यादा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी। तो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही थी, और इसी के चक्कर में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट भी आता है, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज
टेरिटरीज और पंचायत की बात की जाती है। यहाँ पे बोला जाता है कि भाई जो रोल्स है स्टेट्स के, वो यहाँ पे चैलेंज नहीं कर रहे यूनियन की पावर्स को। ऐसा नहीं कि स्टेट वर्सेस यूनियन यहाँ पे कहीं पे भी है। ये सारी जो चीज हो रही है ना, दैट इज गोइंग टू बी स्टेट वर्सेस सेंटर टसल नहीं है, ये जो है स्टेट एंड सेंटर का कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, सप्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को ये, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीपिटल टेंडेंसीज का फियर था कि भाई कहीं हमसे सारी पावर छीन ना जाए, वो पावर्स का जो टसल है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आज भी वो एक बड़ा नोशन बना हुआ है। स्टेट लीडरशिप की बात करें तो देखो आज भी हमारे देश में जो स्टेट लीडरशिप है उस पर काफी कुछ चीजें डिपेंड करती है। जैसे कि स्टेट लीडरशिप जो है वो कितना यहाँ पे काम कर पा रही है, कैसा परफॉर्मेंस कर पा रही है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, स्टेट बेस्ड इनिशिएटिव्स कैसे हैं, रीजनल पार्टी है तो कैसा परफॉर्म कर रही है, इन सभी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर मान लो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है तो सेंटर को उससे सीखना चाहिए, सेंटर को उससे कोऑपरेटिवली compete करना चाहिए rather देन उसको दबाने से, ठीक है। तो अगर आप रियलिटी चेक करोगे तो गवर्नर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे आ गए हैं आज की डेट में, क्योंकि स्टेट लीडरशिप पूरी उनके ऊपर डिपेंड करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग के हिसाब से अगर हम जाएं तो जो गवर्नर है, गवर्नर का इंस्टीट्यूशन आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को हमको रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डीपीएसपीज के हिसाब से काम करे गवर्नर, अपने जो दायरा है कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा उसके हिसाब से काम करे, और स्टेट लेजिस्लेचर को रोकने की जगह उनको सही डायरेक्शन दिखाने का काम करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट चिल्लाओ या हर चीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट बन जाओ। आपको ये समझना है कि आपको वहाँ अपॉइंट किया गया है उस पर्टिकुलर स्टेट के वेलफेयर के लिए, ना कि पूरी मशीनरी को रोक देने के लिए, ओके। तो ये था इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और आज अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इन सभी मीडियम्स के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कनेक्टेड विद आर सुभाष चंद्र बोस जी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने कुछ क्विजेस पोस्ट करी थी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आपने वो क्विजेस अभी तक अटेम्प्ट नहीं करी हैं करंट अफेयर्स की, तो प्लीज़ जल्दी से जाके अटेम्प्ट कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं आपके लिए, ओके। So that was all for today. Thank you for watching, and if you really like this session, please like, share and comment over the video and subscribe karna mat bhulna. That was all. Thank you for watching and have a very good day.